स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की 6th क्लास की सिविक्स का 3rd चैप्टर। इससे पहले हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है जो कि सरकार क्या है इससे संबंधित है। तो सरकार क्या होती है आज हम उस पे डिस्कस करेंगे। हर एक देश को विभिन्न डिसीजन लेने के लिए, काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये डिसीजन कई विषयों में हो सकते हैं, जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे, अगर ज़्यादा महंगाई हो गई है तो उसे कम कैसे करना है, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाना है। और सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर काम करती है। उदाहरण के लिए गरीबों की मदद करती है, उसके लिए कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं जो कि सरकार करती है, जिनमें रेलवे आता है, डाक विभाग आता है और ऐसी बहुत सारी सेवाएं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण जो है संबंध भी बनाना है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलें। जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सुनामी, भूकंप या ऐसा कुछ हो जाता है, तो सरकार पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, तो उसके लिए न्यायालय बनाई गई हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरत होती ही है, जिससे जरूरी डिसीजन लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, यानी कि डिसीजन लेती है, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन पर लागू करती है। सरकार के स्तर, लेवल्स। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग-अलग चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग-अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, है ना? राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गाँव, आपका शहर, आपका मोहल्ला। राज्य स्तर का मतलब है जैसे आप एक स्टेट में रहते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये क्या हुआ? स्टेट लेवल। और जो नेशनल लेवल क्या हुआ? हमारे देश की सरकार, जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जो पूरे देश को सँभालती है। ठीक है? आगे चलकर हम इस स्थानीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सबकी बात करेंगे। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो उसको क्या फाइन पड़ सकता है या उसको सजा भी काटनी पड़ सकती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसे नौकरी नहीं दी गई, तो वह क्या करेगा? न्यायालय में जाएगा, कोर्ट में जाएगा और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने हैं। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? सरकार के कई प्रकार होते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानून को पालन करवाने, यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने डिसीजन एवं उठाए गए कदमों को आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरफ एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं।
इसमें राजा या रानी के पास डिसीजन लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा-सा समूह होता है जो उनको सलाह देते हैं कि ये ऐसा करें और वो वैसा करें, है ना? जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो अंतिम डिसीजन होता है वो राजा या रानी के पास ही होता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने डिसीजन के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने डिसीजन की सफाई देनी होती है, जबकि लोकतंत्र में ये सब करना होता है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने ये डेमोक्रेसी लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया हमने कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे जो हैं भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए डिसीजन लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं देती। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में औरतों, महिलाओं को, गरीबों को चुनाव देने का हक नहीं था? यानी कि वो वोट डाल नहीं सकते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो या तो पढ़े लिखे थे या जिनके पास संपत्ति थी। इसका मतलब था कि औरत, गरीब और अशिक्षित इंसान जो था वो वोट नहीं दे सकता था, उसके पास वोट का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध भी किया था। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया नाम की उनकी एक पत्रिका थी जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये बात महात्मा गांधी जी ने बोली थी। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका के महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली। क्यों? इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजों में इसे सरफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सरफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत सारे पुरुष जो लड़ाई में गए चले थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष करते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम किए, उनकी व्यवस्था करनी शुरू की, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि ये महिलाएं काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने की अधिकार की मांग की थी। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकार महिलाएं जेल भी गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिल गया था। तो ये थी लोकतंत्र की और सरकार की कहानी। सरकार क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है। आज के चैप्टर में हमने ये पढ़ा। आशा है बच्चे आपको ये सब समझ आया होगा और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।